नमस्कार दोस्तों। अगर ये कहूं साफ शब्दों में कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए डर का नाम चंद्रचूड़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बीते कुछ महीनों के दौरान जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं या सरकार की कार्यशैली पर एतराज जताया है या सरकार को अलग अलग मुद्दों पर फटकार लगाई है, उससे सरकार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को लेकर एक बेचैनी है, चिंता है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के एक अहम मंत्री किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से अचानक हटा दिया और हटाकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में भेज दिया, आनन फानन में कि किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। अचानक जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक पन्ने की जानकारी आई मंत्रालय बदलने की, तब देश और मीडिया को पता चला कि किरण रिजिजू की छुट्टी हो गई है। तो इसके पीछे भी लोग अनुमान और कयास यही लगा रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़, उनकी नाराजगी, किरण रिजिजू से उनकी तनातनी, कई मौकों पर जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से किरण रिजिजू के रवैये के बारे में इशारों में कही गई बातें, किरण रिजिजू की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर हो रहे प्रहार, और इन सब के बीच कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही तनातनी किरण रिजिजू की शहादत की वजह बनी। उस केंद्रीय मंत्री को, उस कानून मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया जो कानून मंत्री बीते 1.25 साल से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के नुमाइंदे की तरह सुप्रीम कोर्ट के रवैये की आलोचना कर रहे थे। कॉलेजियम को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम की खामी को लेकर लगातार प्रहार कर रहे थे। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की वकालत कर रहे थे। जजों की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठा रहे थे और कई ऐसे बयान दे रहे थे जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों में नाराजगी थी और सीजेआई की तरफ से तो कई बार उस नाराजगी को इशारों में या सीधे व्यक्त भी किया गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि किरण रिजिजू अगर कह रहे थे, कुछ बयान भी मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसे बयान दे रहे थे और कई बार लग रहा था कि आउट ऑफ वे जाकर सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट को सुधरने की सलाह दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या किरण रिजिजू ये सब अपनी तरफ से कर रहे थे? और किरण रिजिजू जब ऐसे बयान दे रहे थे, अखबारों में सुर्खियां बनकर उनके बयान छप रही थी, सुर्खियों में उनके बयान छप रहे थे, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा नहीं था, पता नहीं चल रहा था? क्या किरण रिजिजू बिना टॉप के क्लियरेंस के कॉलेजियम सिस्टम की खामियां बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करते हुए लगातार बयान दे रहे थे? टेलीविजन चैनलों पर आ रहे थे, ट्विटर पर लिख रहे थे, अलग अलग समारोहों में जा रहे थे, आरएसएस का समारोह हो या प्रयागराज में समारोह हो या किसी बार एसोसिएशन का समारोह, हर जगह अगर किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमलावर थे, तल्ख थे, तो क्या यह सरकार के रजामंदी के बगैर था? और अगर सरकार के रजामंदी के बगैर था तो इतने महीनों तक चला कैसे? और अगर रजामंदी से था तो फिर किरण रिजिजू की शहादत कैसे हो गई? अचानक हटा कैसे दिया गया? और हटाकर एकदम शंटिंग जैसे होता है, शंटिंग वाले मंत्रालय में, पृथ्वी विज्ञान में कैसे भेज दिया गया? इसकी कोई वजह है क्या? अनुमान कयास कई हैं, कुछ बयान हैं जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक अनुमान ये है कि सरकार को लगा कि सीजेआई नाराज हैं। उस नाराजगी का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को उस दिन हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, जब अभी सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए जो 3 लोगों का पैनल है, जिसमें प्रधानमंत्री उसके सदस्य होते हैं, नेता विपक्ष उसका सदस्य होता है जो अधीर रंजन चौधरी हैं एलओपी, और सीजेआई, 3 सदस्यों का पैनल सीबीआई के डायरेक्टर के नाम को क्लियर करता है। तो उसमें प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई सीजेआई की। कहा जा रहा है उस मुलाकात के दौरान, अनौपचारिक बातचीत के दौरान, सीजेआई ने किरण रिजिजू के रवैये की, उनके बयानों की, उनके तौर तरीकों की आलोचना की और कहा जा रहा है कि उसी दिन तय हो गया कि किरण रिजिजू की छुट्टी होनी है। कर्नाटक के नतीजे आए और छुट्टी हो गई। अगर ऐसे देखें तो किरण रिजिजू बलि का बकरा बने, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, अखबारों में भी खबरें हैं, कल ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग लिख रहे थे किरण रिजिजू के बयानों की वजह से उनकी
शहादत हो गई या बयानों की वजह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव था, किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, किरण रिजिजू की तल्ख टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट नाराज था। मेरा सवाल यही है कि क्या ये अपनी तरफ से किरण रिजिजू करते रहे इतने महीने तक लगातार, जो उनके बयान बार बार करो हेडलाइन में आता रहा? इसी को समझने की कोशिश करेंगे, आप भी दिमाग लगाइए। लेकिन आज अखबारों में मैं देख रहा था, हर जगह मोटे तौर पर यही विश्लेषण है कि उनके बयानों की वजह से जो तनातनी थी रिश्तों में, उसकी वजह से उनको हटाया गया। अगर हटाया गया सुप्रीम कोर्ट से नाराजगी, सीजेआई की नाराजगी की वजह से, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा, तो मोदी सरकार को अगर डर है, चिंता है, तो सीजेआई के रवैये को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर डीवाई चंद्रचूड़ 2024 के नवंबर तक रहेंगे और पिछले साल नवंबर में सीजेआई बने। 2 साल का उनका कार्यकाल है, जो बड़ा कार्यकाल माना जाता है, और खास तौर से 2024 के नवंबर तक रहेंगे। मतलब 2024 में जो अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का, उस वक्त भी वो रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हाल के अगर फैसले देखेंगे, कई फैसले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को असहज किया है, और कई फैसले सुप्रीम कोर्ट को अगले 1 साल में करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई मुकदमे भी हैं, सरकार को फटकार की तो कई मिसालें हैं। और चाहे अभी महाराष्ट्र के मामले पर जिस ढंग से जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने जो कुछ कहा राज्यपाल को लेकर, बिल्किस बानो के मामले पर जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सबसे बड़ी बात, कॉलेजियम पर जब तनातनी हो रही थी, सरकार, किरण रिजिजू, सरकार क्या कहें, चेहरा तो किरण रिजिजू थे, उसी के बीच ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दे दिया और कह दिया कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, और उसी तरह से उन्होंने पैनल बनाया जैसे सीबीआई चीफ की नियुक्ति में होता है। अब तक सरकार नियुक्त करती रही है, और उसमें न सिर्फ पैनल बनाया, बल्कि चुनाव आयुक्त एक हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर और प्रक्रिया को लेकर बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 3-4 साल से हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो डर कर रहे, जो प्रधानमंत्री से ना सवाल पूछ पाए, जो प्रधानमंत्री के रवैये पर, या प्रधानमंत्री भी अगर आचार संहिता का पालन ना करें तो उनके सामने भी डट कर खड़ा रहे, और उसके पास इतने अधिकार हो, वो निडर होकर काम करे, और जो चुनावी प्रक्रिया है उसका कस्टोडियन, उसका सब कुछ नीति निर्धारक चुनाव आयोग होता है। इसलिए चुनाव आयुक्त पारदर्शी भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, निडर भी होना चाहिए, और बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही और एक पैनल बना दिया। उस दिन माना गया कि सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, आप जैसे तैसे अपने पसंदीदा अफसरों को आप नियुक्त करते हैं, अब 3 सदस्यों का पैनल। और वो माना गया कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार में जो तनातनी है कॉलेजियम को लेकर, सरकार का चेहरा, बार बार बोलूंगा सर, अब तो लग रहा है जैसे सरकार का कोई रोल ही नहीं था, किरण रिजिजू थे, उन्हीं को शहीद कर दिया गया, लेकिन दरअसल सरकार थी। उससे तनातनी सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच थी, और अब कुछ बयान जो सामने आ रहे हैं, जो कि इन बयानों के की रोशनी में अगर देखें तो नाराजगी थी। लेकिन एक बात तो साफ है कि सीजेआई चंद्रचूड़ और सीजेआई बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के तेवर थोड़े अलग हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कई बार हम लोग भी वीडियो में बात कर चुके हैं कि सरकार को चिंता सुप्रीम कोर्ट में तब होती है जब सरकार के मनोनुकूल फैसला भी ना हो, और सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट से बहुत जबरदस्त फटकार लगे, ऐसी फटकार लगे कि फजीहत हो जाए। कॉलेजियम के भी मामले में एक बार ऐसी तनातनी हो गई थी बयान को लेकर, किरण रिजिजू ने जब कॉलेजियम को लेकर बयान दिया, और उसके बाद कुछ जजों की 5 जजों के नाम भेजे गए थे, नाम क्लियरेंस सरकार की तरफ से होने में देर हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में ये तक कह दिया, जजों ने ये कह दिया कि हम सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाएंगे अगर ये नाम जल्दी क्लियर नहीं हुआ। कॉलेजियम को लेकर बहुत सवाल है, उस सवाल पर अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कॉलेजियम को लेकर अगर सवाल है कि कॉलेजियम पद्धति से जो नियुक्तियां होती हैं उसमें जज पारदर्शी नहीं होते हैं, भाई भतीजावाद होता है, अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति करते हैं, अपने परिवार या पारिवारिक मित्रों के बेटों की या परिवार से जुड़े लोगों की नियुक्तियां करते हैं, वंशवाद है, सब कुछ है, ये सारे आरोप लगते हैं और इन आरोपों की बुनियाद भी है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि जिस तरह से सरकार हर संवैधानिक संस्थाओं में या हर तरह की संस्थाओं में जिस तरह से अपने लोगों को नियुक्त कर रही है, संघ से जुड़े लोग, दक्षिणपंथी लोग या सरकार के गुडबुक में रहे लोग, हर जगह नियुक्तियां हो रही है, तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी वैसी नियुक्तियां चाहती है, वैसे ही लोग, वैसे ही वकील जज बन जाए? और ये सवाल कई बार उठे हैं, सूरत कोर्ट के जजों को लेकर भी सवाल है, उनके प्रमोशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सवाल है, वो अभी मामला पेंडिंग है। तो इन सब के बीच किरण रिजिजू के बयान तो हैं ही।
और किरण रिजिजू जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान दे रहे थे, कई बार आउट ऑफ वे उन्होंने बयान दिया, और बयान देकर मुझे भी, हम जैसे लोगों को लगता था कि आखिर लॉ मिनिस्टर इस तरह से इतना आक्रामक क्यों है। और खासतौर से जब से सीजेआई बने पिछले साल नवंबर से, इस 6 महीने के बयान को ही देखेंगे तो किरण रिजिजू के तेवर इस बात की तस्दीक कर रहे थे, और जवाब कई बार सीजेआई जो इशारों में दे रहे थे, चाहे इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में दिया हो, या बार एसोसिएशन के मंच से दिया हो, या कहीं और, या कहीं मौखिक ऑब्जर्वेशन में, तो साफ लग रहा था कि ये तनातनी कोई गंभीर रूप लेगी। अब जैसे कुछ बयान देखिए, और ये भी कि किरण रिजिजू का हटाने को मजबूर होना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के डर से मोदी सरकार की हेकड़ी का निकलना भी है, अकड़ का ढीला होना भी है। और ये कर्नाटक के नतीजों के बाद हुआ है, क्योंकि कर्नाटक में अभी जबरदस्त चपत लगी है बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को। तो अब कुछ बयान अगर देखेंगे, जैसे जनवरी 2023 का एक बयान देख रहा हूं, बहुत सारे बयान है, अखबारों में कुछ छपा भी होगा, लेकिन बार बार कहूंगा, क्या ये बयान किरण रिजिजू अपने तय दे रहे थे? ऊपर पता नहीं था, सब अखबार में छप रहा था, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे प्रधानमंत्री मोदी भी पढ़ रहे होंगे। तो ये 8 महीने, 10 महीने, 1 साल से चल क्यों रहा था? जैसे जनवरी में उन्होंने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है, विवाद कॉलेजियम पर, जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर। लेकिन ये स्टेटमेंट कानून मंत्री अगर दे कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ऐतराज इस पर वाजिब था। एक बार यह भी कहा जनवरी 2023 में ही, जजों को एक बार जज बन जाने के बाद आम चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है, उनकी सार्वजनिक जांच भी नहीं होती है, जजों को आम जनता नहीं चुनती। इसका मतलब ये नहीं कि जनता आपको देख नहीं रही है। ठीक है, जजों को लेकर सवाल हैं, जुडिशरी को लेकर सवाल हैं, न्यायपालिका में करप्शन को लेकर सवाल है, और सवाल प्रशांत भूषण, शांति भूषण जैसे वकील भी उठाते रहे, वो सवाल अपनी जगह है। लेकिन कोई नेता अगर ये कह रहा है तो सवाल वहां भी है कि राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन खैर, तो जज को लेकर ये एक उनका बयान था। एक प्रयागराज में फरवरी का बयान देख रहा हूं, जिसमें उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब जजों की नियुक्ति को लेकर जो सिफारिश भेजी थी, उन सिफारिश में, लिस्ट में जो नाम था उसको जब क्लियर नहीं किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटों के भीतर केंद्र इसकी मंजूरी दे, नाराजगी जताई थी। तब किरण रिजिजू ने कहा था कि कोई हमको वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश की मालिक है, और एक तरह से उन्होंने जवाबी हमला किया था कि आप हमें चेतावनी नहीं दे सकते, और नाराजगी तब जताई थी। उसके बाद एक कार्यक्रम और देख रहा हूं मैं, दिल्ली में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में भी कुछ बोला था, मजबूत लोकतंत्र के लिए आज़ाद न्यायपालिका जरूरी है, जैसे न्यायपालिका पता नहीं क्या हो। और तो और एक उनका कुख्यात बयान है, चर्चित बयान नहीं कहूँगा, कुख्यात बयान है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2-3 रिटायर्ड जज देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल है। जजों तक को एंटी नेशनल कह दिया, और कह दिया कि ये जो देश में ऐसी ताकतें हैं जो एंटी नेशनल हैं, ये सरकार विरोधी हैं, विपक्ष हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। मतलब किरण रिजिजू के लिए सुप्रीम कोर्ट के में जज रहे कोई पूर्व जज, फॉर्मर जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों, 25 साल 20 साल न्यायपालिका में रहे हों, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, वो इंटरनेशनल हो गए, क्योंकि उन्होंने उन मुद्दों को उठाया या चिट्ठियां लिखी जो मुद्दे किसी से जुड़े होंगे, किसी के साथ नाइंसाफियों से जुड़े होंगे। उस पर किरण रिजिजू का ये बयान था। उस पर भी बहुत सारे लोगों ने, 300 वकीलों ने, शायद 250-300 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी थी कि ये बयान बेहद ऐतराजजनक है। तो ये बयान भी था। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कई बार टकराव में ये भी सरकार की तरफ से कहा गया, किरण रिजिजू की तरफ से ये आया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में हमारे प्रतिनिधि को शामिल करे। चिट्ठी लिखी थी कानून मंत्री ने सीजेआई को, उस पर भी टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट इसको मानने को तैयार नहीं हुआ। सीजेआई ने कहा भी किसी कार्यक्रम में कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं होती, हमें मौजूदा व्यवस्था के भीतर काम करना पड़ता है, न्यायाधीश वफादार सैनिक होते हैं जो संविधान को लागू करते हैं। तो ये सब तनातनी की खबरें आ रही थी। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में दोनों एक मंच पर थे, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और किरण रिजिजू। वहाँ भी दोनों की बातों में असहमति ही नहीं, एक क्या बोलते हैं, जो रिश्तों की तलखी वहाँ भी दिखी। उसके बाद, उसके पहले अगर मई में 2022 में, पिछले साल, तब हालांकि सीजेआई नहीं थे, चंद्रचूड़ शायद नवंबर में बने, अगर मुझे ध्यान है, तब नवंबर में ही बने शायद। चंद्रचूड़ ने तब जब मई में हुआ था, देशद्रोह के कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताते हुए देशद्रोह की धाराओं के तहत कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी। तब भी इनका बयान था एक
किरण रिजिजू का कि अदालत को सरकार और विधानमंडल का सम्मान करना चाहिए। हमारे पास स्पष्ट सीमा है और यह लक्ष्मण रेखा किसी को पार नहीं करनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी थी कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें। तो इस तरह के बहुत बयान है। एक बार अक्टूबर 2022 में, शायद नवंबर रहा होगा, नवंबर 2022 में आरएसएस के कार्यक्रम में अहमदाबाद में किरण रिजिजू ने कहा दिया कि मेरे पास न्यायाधीशों के सीक्रेट दस्तावेज हैं। मतलब सीधे सीधे डरा रहे थे कि मेरे पास सीक्रेट दस्तावेज हैं। हर जज अपने परिवार वाले को जज बनाना चाहता है, ये आरोप सही है, लेकिन सीक्रेट दस्तावेज वाली बात ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुभी होगी, क्योंकि आप एक तरह से डरा रहे हो, एक तरह से इसमें ब्लैकमेल जैसा संकेत भी है कि हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट हैं। ये कानून मंत्री कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा है। जरा सोचिए क्या स्थिति हो गई थी सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री के बीच टकराव की। क्या अगर कानून मंत्री कह दे हमारे पास जजों का सीक्रेट दस्तावेज, जो भी है, रिकमेंडेशन का हो सकता है, जजों की नियुक्ति को लेकर हो सकता है, या पता नहीं क्या दस्तावेज थे। उसी में ये भी कहा था, पांचजन्य का कार्यक्रम था जो आरएसएस का मुखपत्र था, कि कानून मंत्री ने कि अपना काम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं जज, न्यायपालिका में गुटबाजी और पारदर्शिता ये मंजूर नहीं। ये मैं किसी अखबार की हेडलाइन देख रहा हूँ जिसमें ये कहा कि यहाँ बहुत मतभेद है, कई बार गुटबाजी होती है और जज अगर न्याय देने से हटकर एग्जीक्यूटिव काम करेंगे तो पूरी व्यवस्था का फिर आकलन करना होगा, पूरी व्यवस्था का आकलन करना होगा। ये सब इस तरह के बयान थे जैसे सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर किरण रिजिजू खुद को रखकर एक कानून मंत्री के तौर पर खुद को उससे भी ऊपर रखकर बयान दे रहे थे, बहुत वोकल थे। और मुझे लगता था कि कहीं भी उनके सामने माइक आता नहीं था, कैमरा मिलता नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट की शैली, तरीका, कोलिजियम, जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में कुछ खामी या सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर सवाल के लिए ही जुबान खोलते थे किरण रिजिजू। और ये लगातार लगभग 1 साल से लगातार चल रहा था। सीजेआई चंद्रचूड़ बने उसके बाद और ज़्यादा हुआ। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की ज़रूरत, ये भी उन्होंने कई बार कहा। जज न्याय देने की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त हैं, ये भी उन्होंने कहा। किरण रिजिजू का एक बयान देख रहा हूँ पहले का, ये भी शायद आरएसएस के कार्यक्रम में ही कहा था नवंबर 2022 में, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कहीं भी कॉलेजियम के तहत जज नियुक्त नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने नोटिस किया कि आधे से ज़्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसले ले रहे होते हैं। इससे न्याय देने का उनका मुख्य काम प्रभावित होता है। अभी अतिशयोक्ति है कि आधे से ज़्यादा वक्त जजों की नियुक्ति में ही जज शामिल रहते हैं। ये सब बहुत तरह के उनके लगातार बयान मैं देख रहा हूँ जो आ रहा था। और ये सच है कि सरकार जब 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई थी, तब भी मोदी सरकार ने कोशिश की थी कि नेशनल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC एक्ट के तहत न्यायिक प्रक्रिया, मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया 2015 में, और उसके बाद कॉलेजियम को लेकर सरकार से टकराव। लेकिन इन सब के बीच ये बयान जिसका जिक्र अभी मैंने कहा, जैसे एक बयान देख रहा हूँ दिसंबर में राज्यसभा में किसी सवाल के जवाब में किरण रिजिजू ने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत की अर्जियों और संदिग्ध PIL इस तरह की सुनवाई में वक्त नहीं खर्च करना चाहिए। उसका जवाब कहीं से दिया CJI ने किसी प्लेटफॉर्म पे, शायद किसी कार्यक्रम में, कि किसी केस को इतना छोटा नहीं समझा जाना चाहिए और किसी की पर्सनल लिबर्टी का सवाल हो तो वो केस इतना छोटा नहीं होता है। एक और कार्यक्रम था इंडिया टुडे का, उसमें भी CJI ने कह दिया था कि सिस्टम और कानून उसमें कह दिया था मेरे 23 साल के जज के कार्यकाल में किसी ने नहीं बताया कि केस का फैसला कैसे करना है। मैं इस मुद्दे पर कानून मंत्री के साथ उलझना नहीं चाहता क्योंकि हमारी अलग अलग धारणाएं हो सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं। तो इस तरह के टकराव की खबरें लगातार आती रही। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी को जब ऐसा माना जा रहा है कि जब CJI ने शिकायत की, बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी कोई भी ऐसा आने वाले 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट से टकराव, खास तौर से CJI की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहते हैं। इसलिए तय किया गया अपने मंत्री को शंट कर दो, पृथ्वी और विज्ञान विभाग में भेज दो, ऐसे विभाग में जहां उनके पास क्या काम है वो किरण रिजिजू ही आने वाले समय में समझ पाएंगे, कहाँ कानून मंत्री हाई प्रोफाइल और कहाँ। और उनके जो नंबर 2 थे बघेल साहब, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया और अब बनाया गया मंत्री जिनको मेघवाल साहब, अर्जुन राम मेघवाल, उस पर आने से पहले। तो इसलिए शुरू में जो मैंने कहा कि ये बार बार ऐसा लगता है कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ये आरोप पहले लगे हैं। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के CJI थे और कैसे उसके बाद राज्यसभा सदस्य बन गए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हाल में
एक राज्यपाल बन गए, एक और कहीं एडजस्ट हो गए। तो ये बार बार ये आरोप लगा है। पोस्ट रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट कुछ जजों को बेहतर, क्या बोलें, बेहतर प्लेसमेंट देती है, और कुछ हो सकता है इसके पीछे कोई डील हो, क्या हो नहीं हो, इस तरह के आरोप लगते रहे। तो खैर, तो ये डर, और उसके बाद अब बलि का बकरा बना दिया जाना, उसी सवाल के साथ कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि किरण रिजिजू ये सब इतनी बड़ी बात अब एक तरफा अपनी तरफ से कर रहे थे। जब कॉलेजियम को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है सरकार और मोदी जी उसके पीछे होंगे, उन्हीं की सलाह पर, उनकी रजामंदी से बोल रहे होंगे। हाँ, 4 कदम आगे बोलते होंगे, बड़बोला आदमी ये करता है तो बड़बोलापन उनका होगा। अब जिन्हें बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल, वो भी दिलचस्प किरदार हैं। राजस्थान के स्टेट सर्विस से थे, बाद में प्रमोट होके IAS अधिकारी बने, कई पदों पर रहे, लेकिन 2009 में शायद पहली बार सांसद चुने गए, और उसके बाद अभी बीजेपी के सांसद हैं, मंत्री हैं। केंद्र में उनको कानून मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, लेकिन वो चर्चा में तब आए थे एक बार, कई बार अपने बयानों की वजह से, हल्के बयानों की वजह से चर्चा में आए, लेकिन हाल में चर्चा में तब आए थे कोविड के समय 2 साल पहले, जब उन्होंने भाभी जी पापड़ का विज्ञापन करते हुए कहा था कि भाभी जी पापड़ खाने से, भाभी जी ब्रांड था, कि बॉडी में कोविड से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, और खुद ही प्रचार करते। कोई बताओ मंत्री पापड़ का प्रचार कर रहा हो, तो उस तरह से और भी इस तरह की कई अवैज्ञानिक बातों की वजह से वो चर्चा में रहे, लेकिन उनको अब मंत्री बनाया गया। आज टेलीग्राफ ने बड़ा दिलचस्प उनके बारे में हेडलाइन छापी है, डॉक्टर पापड़ ब्रिंग्स रिजिजू डाउन टू अर्थ साइंसेस ब्रैकेट में। तो बहरहाल, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, किरण रिजिजू तो हट गए, अब सरकार कॉलेजियम को लेकर क्या उतनी मजबूती से जूझने की कोशिश करती है जैसे किरण रिजिजू कर रहे थे। और किरण रिजिजू की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उन्होंने शुक्रिया ज़रूर अदा किया CJI को और सुप्रीम कोर्ट को, सबको, और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। लेकिन चलिए, मैं वीडियो तो कल ही बनाना चाहता था, शाम को कहीं व्यस्त हो गया, अभी मैं निकला, सुबह किसी काम से जा रहा हूँ, मुझे लगा कि ये बात भी की जानी चाहिए, तो इसलिए संक्षिप्त में जो बात कह पाया। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी, नमस्कार।